इस्तीफे देंगे, हम इलेक्शन करवा के और मजबूत होके आ जाएंगे। ये कोई खाला जी का घर नहीं है, आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे तो क्या हम चूड़ियां पहन के घरों में बैठे रहेंगे? इमरान खान सेनेट में अक्सरियत हासिल कर गया तो फिर याद रखना है कि आपकी चीखें निकलेंगी। मैं पीडीएम को सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए देख रहा हूँ। कोई तल्लक नहीं है पीडीएम की तहरीक का सेनेट के इलेक्शन से। अगर वो लॉन्ग मार्च कर दें तो पता चल जाएगा कि इस्तीफा मुझे देना पड़ेगा या इनको देना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। 2014 के धरनों और उनके बाद इमरान खान कहा करते थे कि मैं इन सब को रुलाऊंगा। अब बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि हम इनका जीना हराम कर देंगे। इमरान खान कहते रहे हैं और अब भी कहते हैं कि मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब मरियम नवाज कह रही हैं कि हमने कोई चूड़ियां पहनी हुई हैं। इमरान खान जो भी कहते रहे, अपोजिशन जो भी कहे, इन 2-2.5 सालों में जीना हराम तो आवाम का हुआ है। महंगाई है, बैड गवर्नेंस है, मिस गवर्नेंस है, कुछ पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम। आइन के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है कुछ इल्म नहीं है। अब तो पीडीएम की तहरीक की बातें हैं, इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च, घेराव का धरनों की बातें की जा रही हैं। क्या वाकई अब ये मराहल आ गए हैं कि हम एक बार फिर तसादम का शिकार होंगे? और अगर ऐसी बात है तो फिर तसादम से बचा भी जा सकता है? क्या करना चाहिए? ये हमारे आज के मौज़ूआत हैं। इंतहाई अहम मेहमान हैं। एक दूसरे को अभी ये सब हीरो कह रहे थे, ये वाकई हीरो हैं। ये तजिया निगार हैं, कॉलमिस्ट हैं। मैं तारफ़ करा देता हूँ, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब काशिफ अब्बासी साहब, एंकर पर्सन हैं। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। हमें ज्वाइन किया है हफीज़ुल्लाह खान न्याज़ी साहब ने, कॉलम भी लिखते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं। बहुत शुक्रिया न्याज़ी साहब, आपने वक्त दिया। और हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर जनाब जावेद चौधरी साहब। आप इनका कॉलम भी पढ़ते हैं, इनका प्रोग्राम भी सुनते हैं, मैं भी पढ़ता हूं, मैं भी सुनता हूं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आवाज़ साहब, आप यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अटॉर्नी जनरल ने काबीना को ब्रीफिंग दी, कहा कि सेनेट का इलेक्शन शो ऑफ हैंड से होगा। फिर इमरान खान वज़ीर आज़म हैं, अपनी लीगल टीम की बात सुनी पेशावर में, उन्होंने भी कह दिया। अब कल वो अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे थे कि नहीं शो ऑफ हैंड नहीं, ओपन बैलेट से। शो ऑफ हैंड हो, ओपन बैलेट हो या डिवीजन हो, आइन कहता है कि सीक्रेट बैलेट होगा। 226 आर्टिकल बड़ा क्लियर है। क्या हुकूमत को पता नहीं है या उलझा रहे हैं ये डिबेट शुरू करके? देखिए, मुझे यकीन है कि पता तो होगा जी। ये तो मुमकिन नहीं है। जिस दिन इन्होंने कहा कि शो ऑफ हैंड होगा, मुझे याद है मैं अरशद के कमरे में बैठा था, अरशद शरीफ साहब जी। मैं कहा जी शो ऑफ हैंड से तो हो ही नहीं सकता। ये तो ट्रांसफरेबल, सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड। मुझे अभी भी याद है, मैं कल स्टोरी सुना रहा था कि मैं 2002 के बाद जब सेनेट का इलेक्शन आया तो वो समझने के लिए मैंने खालिद रांझा साहब, और मैं उसने पीटीवी में होता था, और वसीम सजाद साहब के पास गया। 2 इंटरव्यूज के बाद भी मुझे समझ नहीं आई कि ये होता कैसे, कि पहला वोट जाएगा, दूसरा ट्रांसफर होगा, फिर तीसरे को जाएगा। मुझे उस वक्त भी समझ नहीं आई। ये शो ऑफ हैंड से तो हो ही नहीं सकता। वो क्या रहा है, ये पॉलिटिक्स हो रही है, ये गेम ऑफ चेस है। ऑपोजिशन अपनी टाइमलाइंस देती है, हुकूमत उसके अंदर एक न्यास पैनल फेंकती है, वो कहती है जी हम तो महीना पहले इलेक्शन करा लेंगे और ओपन करा देंगे। बहस हुकूमत से हट के सेनेट के इलेक्शन पर चली जाती है। गुड स्ट्रैटेजी बाय द गवर्नमेंट। देखें, लेकिन कल अगर फर्ज किया ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, पहले तो मुझे नहीं उम्मीद जाएंगे, अगर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि ऐवान के पास अगला महीना तो लंघ जाएगा। इनको एम्बैरेसमेंट नहीं होगी हुकूमत को, शर्मिंदगी का, इस लीगल टीम को शर्मिंदगी मुझे समझ नहीं आती। मैं आपने भी थोड़ी देर पहले को जब ओपनिंग में भी सुन रहा था कि इस मुल्क में शर्मिंदगी, इखलाकियात नाम की चीज पता नहीं आपने कब देखी है। मैंने तो जिंदगी में नहीं देखी ना। यहाँ पर कभी कोई फैसला इस वजह से किया जाता है कि बाद में सुबकी हो जाएगी, सुबकी क्या होगी, कि इखलाकियात क्या कहती हैं, रूल्स क्या कहते हैं, प्रोसीजर्स क्या कहते हैं। ये पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सब चलता। न्याय साहब, सब तो चलता है, लेकिन बयानात में जहर हो, जज्बात में नफरत हो। क्या वाकई हम किसी ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जो डार्क टनल है, जो एक अंधेरी गार है, जिससे वापसी का रास्ता ही मुमकिन नहीं है अभी? असल में प्राइस साहब, वैसे तो खैर कायद साहब, चौधरी साहब, तमाम दोस्तों को बड़ा मुअद्दबाना सलाम। अस्सलाम वालेकुम। और कायद साहब जो बात कहने जाते कहते हैं कि इखलाकियात की हमारी उम्र नहीं रही। कोई खास उम्र होती है जिसमें इखलाकी चीजें। लतीफा नहीं सुना ब्रेक से छट कर लतीफा नहीं सुना आपने? ठीक है, लतीफा नहीं तो वो नानी वाला लतीफा नहीं सुना ना। नहीं, ओहो पिराजा साहब रहने दो। हाँ, मेहरबानी करते। देखिए जी, बात यह है
सर वो लतीफा सुनान दी ताड़ी उम्र भी नहीं रही सर, वो कहना ये चाह रहे ने नहीं साड़ी उम्र तो रही है, बॉडी नहीं छोड़ दी रही। तो देखें जी, मसला ये है कि जो एक पहली चीज ये समझे कि जो हुकूमत है उसके खिलाफ अगर लोगों में गम गुस्सा है वो थोड़े ज्यादा इसे कता नजर, ये गम गुस्सा जो है कोई अपोजिशन की कारकर्दगी से नहीं हुआ। अपोजिशन ने 2 साल जो है जिस तरीके से उसने चश्मपोशी किए रखी है हुकूमत की कारकर्दगी, हुकूमत की जो एक्टिविटीज से जिस तरीके से सरफे नजर किए रखा है हमारे सामने है। मियाँ साहब जो है वो जब से जेल से निकले हैं, चुप का रोजा था, फिर मरियम बीबी को एक दफा चुप का रोजा रखाया गया, फिर दूसरे चुप का रोजा रखाया गया। शहबाज शरीफ साहब की जो एक्टिविटीज थी वो यहाँ थे और साहब लगता था राब्ते में है। पीएस पार्टी जो थी वो तो पूरी की पूरी हमा वक्त जो थी लगता था कि किसी न किसी तरीके से जो है मुक्तदर हल्के हैं उनसे किसी हद तक जो है वो राब्ते में है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट का ये तुरा इम्तियाज रहा है कि वो सियासी जमातों में से एक को जब दबाना चाहती हैं तो दूसरी से राब्ते रखती हैं। नवाज शरीफ साहब को दबाया तो इमरान खान साहब को, और बाद में 2016 में पीपल्स पार्टी को भी ऑन बोर्ड कर लिया। पीपल्स पार्टी को जब मेमो गेट पे दबाया तो मुस्लिम नून को ऑन बोर्ड कर लिया। वो हर वक्त में करते रहे थे। तो चुनाचे इमरान खान साहब 2 साल में जब रट लगाते थे कि NRO नहीं दूंगा, चाहे मुझे इक़्तिदार छोड़ना पड़े या पाकिस्तान से गद्दारी होगी, तो वो कई दफा ऐसे हुआ कि आर्मी चीफ उनके सामने बैठे होते थे। एक दफा साहब निसार साहब बैठे थे तो चुनाचे वो नवाज शरीफ को नहीं सुना रहे थे, उनको सुना रहे थे। अब इस सूरत हाल में जबकि अपोजिशन जो थी वो NRO के चक्कर में थी 2-2.5 साल, तो गवर्नमेंट के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब क्या उफ्ताद पड़ी थी कि गवर्नमेंट इतनी गैर मकबूल हो गई है, ये मेरा नुक्ता है। उफ्ताद ये थी कि गवर्नमेंट अपनी ही कारकर्दगी, सियासी अदम इस्तेकाम, इक्तसादी अफ्तरी, गवर्नेंस फेलियर और जो हमारी दुनिया के अंदर सफारती तन्हाई है, उसके बाद गवर्नमेंट बहुत इस वक्त जिसको कहने पाकिस्तान के अंदर इससे ज्यादा बदहाली नहीं आती। इस चीज ने अपोजिशन को जो बाय डिफॉल्ट स्ट्रेंथ दी है, अपोजिशन उस पर थ्राइव कर रही है। चुनाचे अपोजिशन ने, लेकिन अपोजिशन ने टारगेट क्या रखने हैं, आया ये फिर हमारी वही लड़ाई होगी। मैं इस नुक्ते पे आता हूं, मैं इस नुक्ते पे आता हूं, इधर रुकिएगा। मैं ये नुक्ता मैं आगे चल के वो अपना बयानिए के साथ स्टिक रहेंगे, मैं ये नुक्ता आगे चल के डिस्कस करता हूं। जावेद चौधरी साहब, जिस तरह की हम बयानबाजी देखते हैं और जिस तरह एक दूसरे को अलकाबात दिए जाते हैं, क्या वाकई इस मुल्क में अब वो वक्त है कि हम एक आखिरी मार्के की तरफ जा रहे हैं कि हम हैं या तुम हो, कोई एक बचेगा? कौमों में, मुल्कों में, रियासतों में, तहजीबों में ये मुमकिन होता है कि आखिरी मार्का आ जाए एक ही मुल्क में, एक ही रियासत में? देखिए 3 ऑप्शंस होते हैं। एक होती है परफॉर्मेंस, कि जब आप परफॉर्म कर रहे हो, मुल्क तरक्की कर रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर हो, तो वो उन मुल्कों को कहा जाता है तरक्की पजीर मुल्क। दूसरा, अगर हम तरक्की पजीर मुल्क नहीं है तो फिर उसके बाद पॉलिटिक्स बचती है कि सियासत बाजी हो रही होती है, मुल्क वहीं खड़ा होता है। जैसे होता है ना, आप टेबल टेनिस देखते हैं कि खिलाड़ी दोनों साइडों पे खड़े हैं और बॉल इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से उधर होती चली जा रही है और अल्टीमेटली वो गेम हो जाती है। ये होती पॉलिटिक्स कि आप बयान करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, इधर से बयानी आ रहा है, उधर से बयानी आ रहा है, इधर से तकरीर आ रही है, उधर से तकरीर आ रही है, लेकिन चीजें ग्राउंड पे तब्दील नहीं होती। तो ये होती है पॉलिटिक्स। एक तीसरा फेज जिसके अंदर मुल्क दाखिल हो गया वो होता है खिलाड़ी, गेम। अब ये सिर्फ और सिर्फ गेम हो रही है, पॉलिटिक्स नहीं हो रही। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब एक अच्छे पॉलिटिशियन बन गए थे और अच्छे पॉलिटिशियन बन रहे थे, लेकिन शायद हालात ने या उनकी टीम ने या फिर उनकी पार्टी ने या फिर दाएं बाएं जो चीजें मौजूद थी उन सब ने उनको पॉलिटिक्स से निकाल के तो दोबारा खिलाड़ी बना दिया। अब वो एक क्रिकेटर है, तो वो एक क्रिकेट की तरह इस पूरे मुल्क को चला रहे हैं। इसमें उन्होंने ऑडियंस को भी इंगेज रखा हुआ है जैसे क्रिकेटर रखता है, इन्होंने दूसरी जो मुखालिफ टीम है उसको भी इंगेज रखा हुआ है जैसे क्रिकेटर रखता है। उन्होंने जो गेम बनाने वाले होते हैं, जो क्लब के मालकान होते हैं, उनको भी उन्होंने इंगेज रखा हुआ है और साथ साथ उन्होंने एम्पायर को भी इंगेज रखा हुआ है। तो अब वो सिर्फ, मेरा बाज़ औक़ात ऐसा ख्याल महसूस होता है मुझे कि जैसे वो 5 साल पूरे कर रहे हैं, हर सूरत उनकी जिंदगी का एक ही टारगेट है कि उन्होंने ये 5 साल पूरे करने हैं। मुल्क कहाँ जाता है उनको इससे कोई कंसर्न नहीं, जो मुखालिफ सियासी जमातें वो क्या सोचती हैं उससे उनके बारे में अब नहीं सोचते।
एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका क्या व्यू होगा, मेरा ख्याल है उस कंसर्न से भी ऊपर चले गए हैं। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ एक गेम हो रही है, और उस गेम में एक ही कैजुअलिटी और बहुत बड़ी कैजुअलिटी, और वो है मुल्क डैमेज हो रहा है। अब दूसरी तरफ भी आप देख लीजिए जज साहब, इधर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की कि गेम हो रही है, और मैं एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा था कि गेम अगर हो रही है और यही शौक है कि 5 साल पूरे करने हैं, तो मुल्क का क्या बनेगा। मैं आप ही से शुरू करूंगा। नादरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। गेम हो रही है, अब्बासी साहब भी यही कह रहे हैं कि ये सियासत कर रहे हैं, लोगों को उलझा रहे हैं, न्याजी साहब भी कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस हुई नहीं है। फिर होगा क्या, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं, और हम मुल्की हालात के हवाले से एक काइंड ऑफ हम अपनी कंसर्न शो कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। चर साहब, आप फरमा रहे थे कि गेम हो रही है, सेनेट के इलेक्शन होने हैं, अपोजिशन कहती है कि हम रिजाइन कर जाएंगे, हुकूमत कहती है हम बाई इलेक्शन करवा लेंगे। 71 में भी ऐसे हुआ था, कोई 78 के करीब कौमी असेंबली की नशिस्तों पे बाई इलेक्शन करवाए गए थे, 105 के करीब सूबाई असेंबली पे बाई इलेक्शन हुए थे। नतीजा क्या हुआ? आप खुद ही कह रहे हैं कि मुल्क का नुकसान हो रहा है। ये हर कोई ऐसे ही खामोशी से देखता रहेगा बैठ के? देखिए, मुल्क का तो बहुत ज्यादा लॉस, आप मैं प्राचा साहब के हर आने वाला दिन हमारे पिछले दिन से ज्यादा बदतर होता है। कोई भी आप सेक्टर उठा लें, कहीं भी कोई भी शोबा उठा लें, आपको वहां पे नुकसान के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा इस वक्त, और ये आने वाले दिनों में ये चीज बढ़ती चली जाएगी। तो ग्रोथ रुकी है ना, जब ग्रोथ रुक जाए तो जाहिर है हर बार फिर नुकसान ही होता है हर आने वाले दिन में। एक तो ये सूरत हाल ये है। बाकी पॉलिटिक्स में याद रखिए कि जब तक आपको खौफ रहता है कि हम लूज कर जाएंगे तो आप कायम रहते हैं। जब आपका मैक्सिमम नुकसान हो चुका हो तो फिर आप किसी चीज की परवाह नहीं करते। अवामी लीग को याद रखें 1971 में जब उन्हें महसूस हुआ कि अब हमें कुछ नहीं मिलेगा तो उन्होंने मुल्क अलग कर लिया था, उन्होंने मुल्क तोड़ दिया था। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जितनी अपोजिशन पार्टीज हैं वो सब मैक्सिमम नुकसान उन सबका हो चुका है। आप अक्सर मुस्लिम लीग नून देख लें, इससे ज्यादा नुकसान तो उनका नहीं हो सकता ना जी, हर तरफ से उनको उन्होंने डैमेज कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की गवर्नमेंट है, और सिंध की गवर्नमेंट भी वो चला नहीं पा रहे क्योंकि उनके दरमियान रास्ते में रुकावटें बहुत ज्यादा हैं। तो अब वो भी ये महसूस करते हैं कि अगर हमने ये 3 साल पूरे कर लिए अगले, तो उसके बाद भी हमें अवाम वोट नहीं देगी, क्योंकि उस लेवल पे पहुंच गए कि हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, हम कराची को भी ठीक नहीं कर पा रहे, हैदराबाद को भी ठीक नहीं कर पा रहे। बाकी मौलाना फजलुर रहमान साहब जाहिर है उनकी पार्टी को आपने कौमी असम्बली में और सेनेट में आने नहीं दिया किसी तरफ से, वो भी बाहर बैठे हुए हैं। इधर से गवर्नमेंट की भी ये सूरत हाल है कि इमरान खान साहब ने मैक्सिमम एक प्राइम मिनिस्टर ही बनना, तो वो बन चुके हैं, उससे आगे उनको भी टनल के दूसरी साइड पे कोई रोशनी नजर नहीं आ रही, हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पा रही। जब ये सारी चीजें लूजर्स एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं तो उसके बाद यही सूरत हाल होती है। एक होप होनी चाहिए थी, अगर तो अपोजिशन को होप होती कि हम एक्सेल कर जाएंगे तो वो शायद सेंसिबली चलते, गवर्नमेंट को ये उम्मीद होती कि हम परफॉर्म कर लेंगे तो शायद ये सेंसिबल चलते। तो अब ये क्योंकि किसी तरफ से भी किसी को भी उम्मीद नहीं है, तो फिर ये लूजर्स इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और उसका नुकसान पूरा मुल्क को हो रहा है। इधर रुकिएगा प्लीज। अब्बासी साहब, अभी हुकूमत कहती है कि ज़मीनी इलेक्शन हम करवा लेंगे, मरियम नवाज कहती हैं कि हमने कोई चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई। ये कैसे मुमकिन होगा अगर वाकई ये रिजाइन कर जाते हैं और हुकूमत बाई इलेक्शन करवाती है अपने अपने हलके में? वो तो दोबारा नहीं लड़ेंगे इलेक्शन जो रिजाइन करेंगे, तो इलेक्शन वो होने देंगे? हर कोई अपने हल्के में बड़ा बाअसर है, लेकिन तसादम तो फिर नजर आ रहे कैसे रोकना रवायस के दमादम मस्कल अंदर जो बिलावल साहब वही कह रहा हूं मैं, अनलेस वो रास्ता ले, मुझे देखें इलेक्शन रोकने का तो मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। नहीं, अगर गली मोहल्ले में तसादम होता है, उनके बंदे लड़ते हैं आपस में आकर, ये लेकिन आप सोचिए ये फिर इस मुल्क के लिए कितना फायदेमंद है। तो यही तो मैं आपके सामने बात हर वक्त लड़ाई हो रही है, अगले 4 महीने फिर एक दिन की बात नहीं होगी, ये फिर रोज की बात होगी। इसको सस्टेन करना पड़ेगा, सिर्फ 1 महीना नहीं, इसको 6-8 महीने सस्टेन करना पड़ेगा। अगर 6 महीने तक भी हुकूमत मुस्तफी नहीं होती है, बड़े खतरनाक फोरकास्टिंग है जो आप कर रहे हैं इस वक्त। और हमारा सारों का ख्याल है कि शायद ऑपोजिशन अगर इस्तीफा दे देगी, अगर मुझे ये नहीं यकीन कि वो देते हैं, कब देंगे। मौलाना साहब की तो कोशिश अभी दें, PMLN भी शायद चाहती है कि जल्द से जल्द दें, पीपल्स पार्टी शायद इतनी कन्विंस नहीं है अभी इस्तीफे देने के मामले पर, लेकिन ये हालात ठीक नहीं है। और मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये किसी भी मुल्क का, देखें मैं इस बात पे यकीन रखता हूं कि अगर एक हुकूमत ठीक या गलत, थोड़ा ठीक इलेक्ट हो गई है,
तो सारों को सब्र करके 5 साल पूरे करें। इमरान खान साहब भी यहीं पे यहाँ सामने बैठे हुए थे, आपको याद होगा। उस वक्त भी एक लिस्ट बनी थी जिसमें नून लीग से किसने पैसे लिए थे, उसमें मेरा भी नाम आ गया था, इसलिए कि हम कहते थे यार प्राइम मिनिस्टर साहब से अभी आप इमरान खान साहब के जी जाने दें, हुकूमत आ गई, आप क्यों 1 साल के बाद आ गए इसको गिराने के लिए। बल्कि एक इंटरव्यू का मैं क्लिप भी चला देता हूँ अक्सर, कि जब वो इमरान खान आप तो धरने के खिलाफ थे, मैं कहती मैं प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफा, आप किस तरह 1 साल बाद इस्तीफा लेने आ जाते। और मेरा अब भी यही मानना है खराब हालात हैं, बिल्कुल है। देखिए मैं आज मुझसे पूछे कि हुकूमत पे के क्रेडिट पर कोई एक चीज बताऊं जो हुकूमत ने बहुत अच्छी की, कोई एक चीज होता है ना कि आप एक स्टैंड आउट करती है। जब उस वक्त केपी की गवर्नमेंट थी, शायद 3.5 साल बाद मैं कह सकता था कि इन्होंने पुलिस में हमारे जो दोस्त पुलिस में थे वो कह रहे थे अब हम पॉलिटिकल आजाद। वज़ीर आज़म तो अभी कहते हैं ना जी, खारजा पॉलिसी हमारा ऐसा शोबा है जिसमें हम बहुत एक्सेल किए, सबसे हम अच्छे हैं। वज़ीर आज़म खारजा पॉलिसी तुसी बहुत ज्यादा बेहतर समझते हो सारे को दाई हो तुसी खारजा पॉलिसी दी। देखिए नून लीग के दौर में भी, लेट्स बी ऑनेस्ट, सऊदियों से ताल्लुकात खराब थे, यूएई से ताल्लुकात खराब थे, हिंदुस्तान से ठीक थे, वरना हमारे किससे ताल्लुकात ठीक थे? आप बताएं मुझे, एक्चुअली मुझे आप बताएं कि कौन सा ऐसा मुल्क था जिसको हम कहें कि चाइना के साथ तो हमारे हमेशा से ठीक रहे हैं, वो आज भी ठीक है। वरना अमरीकियों के साथ तो आपको याद है वो जब प्रेसिडेंट ओबामा से मिलकर बाहर निकले थे और मियां साहब ने खड़े होकर कहा था वी हैव टू पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर, वो कहां से आया था? वो अंदर से कह के भेजा था, तो उन्होंने बाहर से आके कहा था। सो हालात तो हमारे खारजा पॉलिसी की जो आज कह रहे हैं ना, खारजा पॉलिसी को साइड पे रखें। हमारा मुल्क जिस तरह चलता रहा है ना पिछले 30-40 साल में, आपकी खारजा पॉलिसी जल्दी जल्दी ठीक होने वाली नहीं है। जहां पे आप गिरे हैं वहां पे आप बिल्कुल पांव में जाकर गिर गए। आपने कहा ना कि कौन सा एस्पेक्ट आप कहें कि अच्छा है, तो मैं आपको वज़ीर आज़म खारजा पॉलिसी छोड़ दें सर, ये तो किसी की भी ठीक नहीं रही है ना। तो खारजा पॉलिसी को छोड़ दें। मईशत देखें हम में से कोई नहीं समझता, लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं तो नहीं समझता, चले आप आई एम श्योर बाकी लोग ज्यादा समझते होंगे, लेकिन मैं सिर्फ पंजाब को देखता हूं। एक पंजाब एक बड़ा टेस्ट केस है इसका मुल्क के। अगर मुझे लग रहा होता ना कि पंजाब में बुज़दार साहब तबाही फेर रहे हैं या डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान तबाही फेर रही है, तो नजर आ रहा होता है कि तबाही फेर रहे हैं, और बंदा कहते हैं कि क्रेडिट पे ये देखें ये काम कर रहे हैं, इसका नतीजा बाद में निकलेगा। जिन मीनिंग में तबाही आप ले रहे हैं वो दूसरे मीनिंग में हो रही है बाय द वे। ठीक है। सो वो पंजाब, इफ यू लुक एट दिस, कि आप कहें कि इस गवर्नमेंट के किसी वजीर को बिठा के कहें मुझे एक एरिया बताएं जहां पे आपको लगता है कि आप लोग एक्सेल कर रहे हैं। नो एरिया, कोई रिफॉर्म्स नहीं किए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट, लेकिन मैं आज फिर भी कहता हूं गरीबों में इजाफा हो रहा है। किस मिसाल? प्रोग्राम में गरीबों में इजाफा हो रहा है। हाँ वो दैट्स योर इकोनॉमिक साइड ना सर। मसला ये देखिए, मैं इकोनॉमिक साइड की इसलिए बात नहीं करता क्योंकि पीपल्स पार्टी के पहले साल में 23% इन्फ्लेशन, 24% इन्फ्लेशन हो रहा है। मुस्लिम लीग नून 10.4% इन्फ्लेशन सबने की। जब आप IMF के पास जाएंगे उसकी डिक्टेशन के मुताबिक आप अपना बजट बनाते। अभी तो फिर बिजली का उन्होंने कह दिया ना कि 3 रुपए करेगा, जेड़ा आएगा सर, एको टार्जन ना बने थे, जिन्हें आना वही काम करना। मैं न्याजी साहब की ओपिनियन ले लूं इस हवाले से। न्याजी साहब, जो कंसर्न अब्बासी साहब भी कह रहे हैं और एक जनरल भी है इस्तीफों के हवाले से, आप जाती तौर पर कितने कन्विंस्ड हैं? पीपल्स पार्टी के हवाले से सिंध की तो बात की जाती है, वो बिलावल बार बार कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफे एटम बम होंगे, शेख रशीद कहते हैं वो फुलझड़ियां होंगी। हुकूमत इस इशू को डाउनग्रेड कर रही है, हुकूमत कन्विंस्ड है कि वो इस्तीफे नहीं देंगे। आपकी क्या राय है? देखिए 2-3 मोटी मोटी बातें हैं। पहली बात तो उसी तरतीब से कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि जो फॉरेन पॉलिसी है ना, उसमें बात ये होती है कि आपकी एक पोजीशन होती है। जैसे इंडिया ने अपनी जितनी स्ट्रेटेजिक अलायंस है वो यूएसए के साथ कर लिया है। हम 4-5 साल पहले बड़ी मुश्किल से अमेरिका के चुंगल से निकल के, और हम एक ब्लॉक मर्ज हो रहा था चाइना, रूस, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की का। ये उसके अंदर चूंकि 1971 में आज तक नहीं पता चला कि कौन से मतदार था पाकिस्तान के खिलाफ बर्बादी में, तो ये नहीं पता चला कि कौन क्या चीज उस्ताद हमारे पे आन पड़ी थी कि हमारा CPI भी बर्बाद हो गया, वो ताज जो मर्ज वही खत्म हो गया। ये इसमें ये नहीं है कि सऊदी अरब राजी है या नहीं राजी, या ईरान राजी है नहीं राजी। आया ये कि हमारी प्लेसमेंट थी। अब उस इत्तेहाद से भी हम बावजूद के चीन के और उससे निकल के उसको नुकसान पहुंचाए, हम बेदस्तपा हो गए हैं। इधर से हमें कुछ मिलना नहीं था क्योंकि इधर ये पोजीशन सारों ने ली थी। ये जितना अमेरिकन कैंप है वो इंडिया, ये सारे यकसू हुए हैं और बड़े अरसे से हुए हैं। चुनाचे जब नवाज शरीफ साहब की नाराजगी थी तो उसकी वजह यही थी कि हमें आसूदगी थी चीन की तरफ से, और यहाँ पे वारे नहीं आ रहे थे। लंबा जो CPEC चल रहा था, और इसके ऊपर एक लंबी बहस है कि पाकिस्तान एक इंतहाई खुशहाली को छूते छूते वापस आ गया क्योंकि हम किसी और काम में मसरूफ थे। और ये हर दफा ये होता है कि मुल्क के अंदरूनी मामलात में हम इतने मसरूफ हो जाते हैं
कि बाहर से हमें कोई फायदा पहुंचने की उम्मीद थी, कहीं जा रहे थे तो खत्म हो गया और सीपैक भी शेल्फ हो गया, उधर भी रह गए। अब आ गया जी पर जो इलेक्शन का, देखिए इलेक्शन का क्राइसिस, ये मसला ये है कि जब इलेक्शन होते हैं तो जब ये रिजाइन देंगे और वहां पे इलेक्शन होते हैं, अगर वो इलेक्शन करा लेते हैं, अपोजिशन बायकॉट करती है, तो यकीन जाने कि उस इलेक्शन का कोई फायदा नहीं होता। हमने 7 मार्च 1977 को भुट्टो साहब वैसे कैसे फायदा नहीं होता? 93 में एमकेएम ने कराची में बाइकआउट किया था, लोग 17,000 वोट लेके अभी भी जो मिनिस्टर बने हुए फेडरल मिनिस्टर 28,000 वोट लेके आए हुए हैं। पिराज साहब आप उसको छोड़ें, मैं कहता हूं कि आप ये चीजें होती है ना, इसमें ये लंबी बहस है, मैं पढ़ गया, मैं आपको ऐसी फिर मिसालें दूंगा कि मैं बता रहा हूं कि जब बायकॉट होता है, मशी पाकिस्तान के अंदर भी मुजीब के बाद इन्होंने जुलाई के अंदर एक ज़िमनी इलेक्शन कराए थे, ये नहीं करा सकते, ये एक पोलिटिकल जो पोलिटिकल ताश होता है, क्यों नहीं उन्होंने इसके 26 इस्तीफे थे पीटीआई के 2014 में धरने के ऊपर, क्यों नहीं कबूल करते थे? उनको पता था कि इससे पोलिटिकल क्राइसिस बढ़ेगा। जो सिटिंग गवर्नमेंट है, जो भाई साहब आपने कहा क्राइसिस बढ़ेगा, आपने कहा क्राइसिस बढ़ेगा, मैं ब्रेक लेता हूं, मैं आप ही से शुरू करूंगा। अगर क्राइसिस बढ़ेगा, तसादम की फिजा नजर आ रही है, तो फिर नाजरीन ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे। तीनों माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत सीनियर लोग हैं। इस तसादम को रोका भी जा सकता है और रोका जा सकता है तो कैसे रोका जा सकता है, ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। न्याय साहब, आप क्राइसिस की बात कर रहे थे, आगे बढ़ के देखते हैं कि बज़ाहिर जो तसादम नजर आ रहा है, इसको रोका नहीं जा सकता। देखिए जी, बात ये हुकूमत का काम होता है। फिर दोबारा पीछे चले जाए, 2014 में 13 अगस्त की रात को नवाज शरीफ साहब ने नशरी तकरीर की थी और बताया था कि मैं आपके सारे मुतालबात मानता हूं। अच्छा चलो खैर बोलना हुआ, लेकिन जैसे इस्लामाबाद पहुंचे 2018 तारीख को 4 दिन बाद मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के लोग सरीना होटल में बैठे, 4-5 बंदे, सागडार, परवेज रशीद, गवर्नर सरवर, उधर से जहांगीर साहब, शाबिल कुरैशी, ये मुज़ाकरात कर रहे थे। ये गवर्नमेंट ने एंगेज करना है, क्योंकि इसमें जो कुछ है इस्तीफे अगर गवर्नमेंट तो कहती है ना, बार बार वो कहते हैं कि जी हम मुज़ाकरात के लिए बैठे तो ये एनआरओ मांगने लग जाते हैं, ये रियायत मांगने लग जाते हैं। प्राइस साहब मुझे गिव मी अ ब्रेक। गवर्नमेंट जो कह रही फरमा रही है ना, गवर्नमेंट तो नहीं चाहती, क्योंकि इमरान खान साहब को देखो, मैं जहां पे हुआ कि किन टर्म्स से मुज़ाकरात हो सकते हैं, मैं कहता हूं सियासी तौर पे क्या दे सकती है गवर्नमेंट और ऑपोजिशन क्या दे सकती है, ये पूछना। नहीं साहब, आपने सवाल सुन लिया है, हुकूमत क्या दे सकती है, गवर्नमेंट अपोजिशन क्या दे सकती है? सिंपल बात है ना, सिर्फ बात एंगेज कर। देखो ना, ऐसे मौके पे जब आपको पता है कि ये जो नैब है, देखें नैब हो या कुछ हो, पहली बात है झूठ बोला जाता है कि आप एफएटीएफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर कानून बना रहे हैं और आप अपोजिशन के गिले बल्ले डाल देते हैं कि जी आपने कोई भी ड्रैकोनियन लॉज होते हैं, चाहे वो 21वीं तरमीम थी फौजी अदालतों की या ये हो, ये कभी जमहूरी उसके साथ पनप नहीं सकते। पहले भी नैब के कानून पे सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ चुकी है। आप कह रहे हैं वो एनओआर मांग रहे हैं, अगर नैब की कानून तरमीम करने पे हुकूमत डायरेक्ट बात कर सकती है। न्याय साहब, अगर हुकूमत कहती है कि आ जाए बैठ जाए नैब के कानून में तरमीम कर लेते हैं, क्या अपोजिशन मान जाएगी? यार नहीं, मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है भाई साहब ना करना ये गलन, वो उसके लिए ये नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत ने नैब का कानून इसलिए रखा हुआ है कि वो ये बात करने की। इमरान खान साहब ने के जेहन में ये बात है, जो मैं उनको जेहन पढ़ सकता हूँ, मुझे सहूलत हासिल है। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इस लड़ाई के अंदर अपोजिशन और एस्टैब्लिशमेंट दोनों कमजोर होंगी। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि उनको पूरा पता है, उनको पता है कि ये लड़ाई असल में मेरे खिलाफ नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है। आल्दो कमाल मुहारत से अपोजिशन को इस वक्त पिछले हफ्ते एक से इमरान खान मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की इतनी फोरसाइट नहीं है पॉलिटिकल। चलें न्याय साहब, ये नैब वाली बात, सियासी फोरसाइट मैं नैब वाली आप भी जानते हैं, मैं भी खान साहब को जानता हूं, इतनी पॉलिटिकल फोरसाइट नहीं है उनकी। नहीं, लड़ाई मार कुटाई, लड़वाना भिड़वाना, किसी को ये करना, और इसमें ये जो बुजदार साहब की मौजूदगी, ये ऐसे हादसाती फैसले नहीं है।
ये बड़े सेटल। चलिए ये जो आपने एस्टेब्लिशमेंट वाली बात की, न्याय साहब आपने जो एस्टेब्लिशमेंट वाली बात की, इधर रुकिएगा जावेद चौधरी साहब, मैं एक तसादम की सूरत हाल के हवाले से ये जानना चाह रहा हूं आप सबसे कि इसको रोका जा सकता है? वो न्याय साहब का एक पर्सपेक्टिव है, रियासत जैसी मां कोई किरदार अदा कर सकती है? जंग बहुत आगे चली गई है प्राचा साहब, मेरा नहीं ख्याल कि ये अब तसादम रुक सकता है, क्योंकि इसमें तीन फरीक हैं। एक अपोजिशन जो 11 पार्टीज एक जगह पे इकट्ठी हो गई हैं, दूसरी हुकूमत इमरान खान साहब की, तीसरी एस्टेब्लिशमेंट। अब सवाल ये है कि ये जो तीन रुखी जंग है इसको कैसे रोका जाएगा, क्योंकि अगर एस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन बैठ जाती है तो हुकूमत नहीं मानेगी। इमरान खान साहब कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम पैदा कर देंगे कि इनका जो इशू है वो खत्म नहीं हो सकेगा। और अगर गवर्नमेंट और अपोजिशन बैठ जाती है तो एस्टेब्लिशमेंट कमजोर हो जाएगी, एस्टेब्लिशमेंट नहीं होने देगी। अच्छा, वैसे न्याजी साहब भी और आप भी एस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत से अलहदा कर रहे हैं, हालांकि इमरान खान तो बार बार कहते हैं कि वो मेरे साथ हैं। नहीं, वो इस वक्त तो ज़ाहिर की नजर आ रहे मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत इकट्ठे हैं, जिसका पीडीएम कह रहे हैं ना, इस वक्त हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन ये इक्वेशन को ज्यादा परमानेंट नहीं होती, किसी टाइम बदल सकती नहीं होती। सो इस वक्त अगर वो मुज़ाकरात होंगे तो ऐसा लगेगा कि पीडीएम इनके साथ मुज़ाकरात करेगी, किसी वक्त भी पीडीएम उनके साथ भी मुज़ाकरात अकेले कर सकती है, ये मुमकिन है। मुज़ाकरात करना चाहती है, वो गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, तो ये मुमकिन है कि आपको ये मुज़ाकरात उधर हो। देखिए काशी साहब, ये आपको तो यकीनन पता होगा कि 3 वजीर पिछले दिन उन्होंने राब्ता किया था अपोजिशन के साथ और बड़ा सीरियस राब्ता हुआ था, और उस पे जिसपे वो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि आप टेलीफोन करना बंद करें। और इसके अलावा जो नून लीग की तरफ से शाहिद खान अब्बासी और एहसन इकबाल की तरफ से भी कोई बयान थोड़े आए थे, मुझे याद है। लेकिन अपोजिशन ने साफ इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, हमारे अगर मुज़ाकरात हो सकते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो सकते हैं। और ये जो 6 हफ्ते का टाइम, और ये तो मरियम नवाज साहिबा ये खुद ये बात कर चुकी हैं गिलगित के जब इलेक्शन में कैंपेन चल रही थी, अब्बास साहब, तो उन्होंने कहा था ना ये वादे, इसमें तो अपोजिशन ने कुछ छुपाया नहीं है कि अगर बात हुई तो हमारी उधर बात होगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। देखिए जो भी बात, और ये जो 6 हफ्ते प्राचा साहब दिए गए हैं, और 6 हफ्तों की वजह भी ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का रास्ता खोलना चाह रही है अपोजिशन, और उसके बाद ये इस्तीफे देगी या लॉन्ग मार्च करेगी। 6 हफ्ते एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और इसमें जो दोनों तरफ से दरमियान राब्ते में है, उनमें से जो गवर्नमेंट साइड, स्टेट की साइड में कह लेता हूँ, स्टेट की साइड पे वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि कोई और कमेटी बना दी जाए। अब अगर फर्ज करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटी बन जाती है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब नाराज हो जाएंगे, ज़ाहिर है, जो लीड कर रहे हैं इसको। तो वो एस्टेब्लिशमेंट जब भी वो उस तरफ से जब भी अपोजिशन से बात होती तो आप ये ज़हन में रखें, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की तरफ से एक ही जवाब आता है कि पीडीएम बात करेगी, पीडीएम फैसला करेगी, और पीडीएम जो उसके सरबराह कौन है इस वक्त, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब है। तो यहाँ पे एक तरफ से मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुज़ाकरात करने के लिए मेरा नहीं ख्याल एस्टेब्लिशमेंट तैयार होगी या तैयार है, इस वक्त नहीं है। दूसरा, गवर्नमेंट जो है वो, मैं तो ऐड कर दूं जी न्याय साहब जी, देखें जो बात हुई है नून के साथ और पीटीआई के साथ, पीटीआई सॉरी अपना पीपल्स पार्टी के साथ, और जरदारी को अप्रोच किया उन्होंने, उसमें जो इन्होंने कहा है, इनकी एक ही शर्त थी, नून लीग की भी, जरदारी साहब की, उन्होंने कहा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप सीधे बिल्कुल सियासत को छोड़ दें और इमरान के पीछे अपना साथ निकाल दें। न्याय साहब इधर रुकिएगा जी। अब्बासी साहब, ये जरदारी साहब वाला एलिमेंट उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, वो एलिमेंट कभी भी आप भूलिएगा नहीं। जो शेख रशीद भी कहते हैं कि ट्रंप का पत्ता किसी वजह से तो उनका पत्ता आसिफ जरदारी साहब को कहा जाता है। जहां बिलावल साहब बैड कॉप खेल रहे हैं, किसी ने गुड कॉप का किरदार पीपल्स पार्टी में अदा करना। देखें, जैसे चौधरी साहब ने कहा था कि वर्स्ट केस सिनारियो है सबके लिए नहीं है। पीपल्स पार्टी का वर्स्ट केस सिनारियो नहीं है। पीपल्स पार्टी एक, इससे ज्यादा पीपल्स पार्टी को मिलना भी कुछ नहीं था। उनके पास सिंध में गवर्नमेंट है, उनके पास असेंबली में जितनी सीटें पहले थी उतनी सीटें तकरीबन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, उनके पास सब कुछ है। उनके मसले सिर्फ केसेस हैं। अगर वो डील कर गए, उन्होंने अपने मामलात सीधे कर लिए और पीपल्स पार्टी बीच में से हट गई, तो ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी। अगर पीपल्स पार्टी को आप पीडीएम से निकाल गए, फर्ज करें अगर वो इस्तीफा ही नहीं देते, खाली यही बहुत बड़ा धक्का होगा। जो पंजाब में इतना बड़ा मोर्चा बना के बैठी हुई है पीपल्स पार्टी, आपने क्या उनकी बातों से आपको लगा नहीं कि मौलाना साहब और मुस्लिम लीग नून इस वक्त कश्तियां जला के बैठे? जी, मैं यही बात कर रहा हूं। पीपल्स पार्टी ने अभी अपनी कश्तियां नहीं जलाई।
ये एक बड़ा तो फर्क है। नून लीग और मौलाना बजाते खुद एक बड़ी फोर्स है ना। अगर पीपल्स पार्टी निकल भी जाती है, फॉर एग्जांपल अभी तो बिलावल नहीं निकल रहे हैं। पीपल्स पार्टी निकल जाती है, इस सिनारियो को भी देख लें कि अगर पीपल्स पार्टी निकल जाती है तो क्या ये दोनों इकट्ठे इतना सियासी वजन रखते हैं कि फिर कहेंगे ये पार्लियामेंट डिमोलिश कर दें? आपको याद होगा यहां पर पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंट्री वजन नहीं है, उनका सियासी वजन बहुत ज्यादा है। पीपल्स पार्टी जब पार्लियामेंट में मियां साहब के साथ जाके खड़ी हो गई थी, उस वक्त साहब ने कहा था अब स्टेबलाइज हो गया, नंबर्स की बात नहीं थी, पीपल्स पार्टी की पोजीशनिंग की बात थी। एक सूबा उनके पास है, एक हिस्ट्री है पीपल्स पार्टी की। अगर पीपल्स पार्टी अलहदा हो गई इससे, ये बहुत बड़ा डैमेज है इस पीडीएम के लिए। इसको ये मत कहें कि मौलाना फिर कुछ नहीं अकेले कर सकते। तो फिर मरियम, आपको याद होगा, अब आपको मैं 2007 में ले जाता हूं, सब ने कहा था हम इस्तीफा दे रहे हैं। आपको याद होगा इजलास के बाहर हम खड़े थे, इजलास में मीडिया को जाने की इजाजत नहीं थी अंदर, और वहां से मुस्लिम लीग नून और बाकी सारे इस्तीफा देके बाहर आ गए थे। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ बॉयकॉट किया था उस इजलास का। परवेज मुशर्रफ साहब उस टाइम वर्दी के प्रेसिडेंट थे। पीपल्स पार्टी की पोजीशनिंग कुछ और है। साहब को सुने, वो अभी उन्होंने सीसी में आपस में बैठ के कुछ फैसले करने, लेकिन क्या हो सकता है? देखिए, मुज़ाकरात हुकूमत के साथ नहीं हो सकते। मैं फिर ये कहूंगा, कौन किसी को क्या दे सकता है? असल बात यहां पे आती है, देने को कुछ नहीं है किसी के पास, सवाए एस्टैब्लिशमेंट है ना उनके पास। इसलिए तो मैंने भी सवाल, और वही है जब आपको मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था वसीम बदामी के प्रोग्राम में कि नैब की तरमीम फौज के इदारे ने आके रखी थी कि इस पर तरमीम करें। अब मुझे ये लगा उस गुफ्तगू को सुन के कि अरेंजमेंट ये थी, आप एफएटीएफ की सपोर्ट कर दें, हम नैब में आपकी तरमीम करा देंगे। चले, बहुत शुक्रिया जी। काशिफ अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आए। न्याय साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। जनाब चौधरी जावेद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नादरीन, मुल्क क्राइसिस की तरफ जा रहा है, कंसर्न जैसे आपके हम सब के भी हैं। उम्मीद करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि खुदा न खास्ता मुल्क एक बार फिर किसी क्राइसिस का शिकार ना हो, क्योंकि हम दिसंबर के महीने में बैठे हैं और ये दिसंबर का महीना पाकिस्तान के लिए कुछ नेक शगुन नहीं लेकर आया। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।